विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक हुई खत्म। चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में हुई बैठक। धान की सीधी रोपाई समेत अलग अलग मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम मान ने ली विधायकों से उनके हल्के का रिपोर्ट कार्ड। और उत्तराखंड पर्वतीय मार्गों पर वाहनों के संचालन अवधि 4 घंटे बढ़ी। समय बढ़ाने की हो रही थी मांग। आज सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा वाहनों का संचालन। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होते ही गंगोत्री और यमुनोत्री में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों में बूंदाबांदी, मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के आसार। उत्तरकाशी बागेश्वर में ओले गिरने के आसार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। रुक करते हैं बुलेटिन का। उत्तराखंड में 15वें विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। आगामी 31 मई को इस सीट पर ताल ठोकने जा रहे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। चंपावत सीट पर बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए वैसे तो कई लोगों ने इच्छा जताई है, मगर अब तक किसी भी दल ने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव 2022 की तरह उपचुनाव में भी टिकट देने पर लंबा मंथन चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की माने तो पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जहां सीएम धामी के यहां से उपचुनाव लड़ने के कयास काफी समय से लग रहे थे, फिर भी कांग्रेस काफी देर से हरकत में आई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। धनराज, उपचुनाव चंपावत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम का तो ऐलान हुआ है कि यहां पर वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस आखिरकार कौन से मुहूर्त के लिए जुटी हुई है? कब खोल रही कांग्रेस अपने पत्ते? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ना है और वो चुनाव वो चंपावत से लड़ेंगे, उनका पहले से ऐलान हो चुका है। लेकिन वही कांग्रेस के अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मंथन जारी है और लगातार कई पर्यवेक्षकों की टीम उत्तराखंड में मंथन कर चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उतारती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी को उतारने की सोच रही है कि जो बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी हो, क्योंकि कई बार जो पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हमेश खरवाल, उनके नाम की भी घोषणा करने की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मंथन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस के कब तक ये अपने पत्ते खोलती है। फिर भी धनराज, चंपावत सीट से किसके नाम आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो मंथन चल रहा है उसमें कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे हमेश खरकवाल की बात करें तो उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। वहीं हरीश धामी की बात करें तो उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि हरीश धामी लगातार नाराज चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी सामने आ सकता है। और कई ऐसे नाम है जो निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी कौन वहां से प्रत्याशी लड़ेगा। और करण महरा का साफ तौर पे यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो जीत कर आएगा और मजबूत प्रत्याशी होगा। देखिए, जो टेंशन है, जो चिंता है, वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी होगी कि आखिरकार कांग्रेस इस सीट से कौन से प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि चुनौती उनके लिए भी है। खटीमा से चुनाव हारे थे, चंपावत आगे चुनौती है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है निकलकर सामने, क्योंकि अग्नि परीक्षा उनकी होनी है। यदि वो ये चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीट को सीएम की भी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती जरूर मानी जा रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े दिग्गज है, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है या अन्य बड़े दिग्गज है, वो लगातार टकटकी लगाए कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि आखिर वो किसको प्रत्याशी उतारते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटेगी और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेगी आखिर किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को पटकनी दी जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक और सवाल है कि दिल्ली कांग्रेस की ओर से किसी तरह की बैठक की जा रही है, क्योंकि देखिए बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही महत्वपूर्ण ये उपचुनाव हो जाते हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? राज्य संगठन में किसी तरह की बैठक हो रही है या दिल्ली से कोई जो फरमान है पार्टी की ओर से यहाँ पर सामने आएगा? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार कांग्रेस के अंदर मंथन जारी है। हालांकि जो दिल्ली के पर्यवेक्षक हैं वो उत्तराखंड आकर इसके पूरा जायजा भी ले चुके हैं और एक रिपोर्ट
दिल्ली हाईकमान को भी सौंप दी है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकमान किस नाम पर मोहर लगाता है, क्योंकि 6 नामों की लिस्ट बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि 6 नामों की लिस्ट भेजी गई है। अब उन 6 नामों में आखिर किसकी किस्मत खुलती है उपचुनाव लड़ने के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये सब तय सिर्फ नेतृत्व को करना है। और अब देखने वाली बात होगी कि धनराज, एक और सवाल है, चंपावत सीट की बात करें तो यहाँ पर जनता का जो रुझान है, जनता का जो प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा नजर आता है या फिर कांग्रेस की ओर ज्यादा नजर आता है? किस तरह की जो तस्वीरें लोगों के बीच से वहां पर देखने को मिलती है धनराज? बिल्कुल पूजा, यदि वहाँ की जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं चंपावत का जो जनता का रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है, क्योंकि पहले भी वहाँ से बीजेपी के विधायक जीत कर आए थे और भारी मतों से जीत हासिल की थी, और जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और वो उसी विधानसभा सीट से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पिछली बार उनको बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार भी बड़ी जीत हासिल वहाँ से करने की कोशिश बीजेपी करेगी। पर अग्नि परीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी की, अगर चुनाव हार जाते तो उसके आगे क्या? बिल्कुल पूजा, यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार जाते तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीट है मुख्यमंत्री की वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव जीतना अति आवश्यक होता है और ऐसे में विधायक बनना उनका बहुत अति आवश्यक है। यदि ऐसे में वो चुनाव हार जाते हैं तो उनकी जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। हालांकि जो बहुमत है वो पूरा बीजेपी के पास है फिर भी, लेकिन उसके बाद वो अपनी कुर्सी खोने लायक हो जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो विधायक है तो उन्हीं विधायकों में से एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं तो फिर कौन? बिल्कुल पूजा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर यदि पुष्कर सिंह धामी हारते हैं। चलिए, तो बात की बात है, अभी उपचुनाव को लेकर नामों का भी फैसला नहीं हुआ है। पार्टी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बात हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तो उपचुनाव चंपावत सीट से लड़ेंगे, पर ये देखना होगा कि जब 31 मई को इस सीट पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, तो किस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। चलिए धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एसके दास समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों ने उत्तराखंड में नफरती बयानबाजी और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर राज्य में शांति और सौहार्द बनाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड शांतिपूर्ण राज्य के तौर पर जाना जाता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कुछ अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की त्वरित कार्रवाई से सद्भाव और लोकतंत्र के लिए स्थानीय आबादी की प्रतिबद्धता भी प्रकट होती है। लेकिन उत्तराखंड में नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड में नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश बेहद चिंताजनक है, जिस पर मशहूर लेखिका ने मामले को गंभीरता से लेने के अनुरोध किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संचित शर्मा जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। संचित, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बातें कही जा रही, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तराखंड में काफी चर्चाएं हैं और आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए बात कही थी, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे चारधाम यात्रा पास आ रही है तो सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं वो भी धीरे धीरे उठने लगे हैं। कहीं कि विपक्ष उठाए या कोई और धर्म या कहीं की कोई और समिति उठाए इस चीज को लेकर के कोई हिंसा ना हो, तो उसी पर कहीं ना कहीं जो मशहूर लेखिका है उन्होंने सीएम को गंभीरता से इस विषय को उठाया है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जो लोग हैं, जो इस तरीके का काम करने का, जो लोग इस तरीके के काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उत्तराखंड के अंदर जो ये सब इस तरीके के मुद्दे हैं इनके ऊपर एक लगाम लगाई जाए। जी, तो क्या लगता है कि जो पत्र है जो लिखा गया है उसका असर कब तक देखने को मिलेगा सरकार में? देखिए, पुष्कर सिंह धामी कल सीएम योगी के साथ उत्तराखंड दौरे पर थे और माना जा रहा है कि आज कल तक जो पत्र लिखा गया है इसके ऊपर संज्ञान ले लिया जाएगा और इसको निश्चित तौर से आप देखिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार हर विषय को गंभीरता से लेते हुए इस विषय को गंभीरता से लेंगे और जो इससे जुड़े लोग हैं या कहीं की जो जिन लोगों की शिकायत की गई है उस चीज को पूरा निष्पक्षता के साथ इसको देखेंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करने के आदेश। पर संचित, क्या लगता है कि नयनतारा अकेली शख्सियत हैं या बाकी लोग भी जो हैं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था या फिर जो सांप्रदायिक रंग देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर शिकायत कर रहे हैं? देखिए, कहा जाए कि उन्होंने झंडा उठाने का काम किया है
जो लोगों के बीच से फीडबैक उनको मिल रहा था, उन्होंने उस विषय को अपने आप से सीएम तक पहुंचाने का काम किया। ये फीडबैक जनरल पब्लिक का है जो उनको मिला, और उन्होंने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा कि जिससे कि आप देखिए कि लगातार जो हिंसाएं हो रही थी या कहीं की लगातार जो इस तरीके की बातें चल रही थी, उसके ऊपर सीएम को संज्ञान लेने के लिए उन्होंने खुद से स्वयं ये पत्र लिखा कि जो लोग हैं वो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं और इस चीज पे पूर्ण विराम लगे, तो उन्होंने खुद अपने इच्छा से सीएम को पत्र लिखा। पर क्या लगता है कि जिस तरह से प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी, क्या इसी दिन का इंतजार था प्रदेश सरकार को कि आखिरकार एक और चारधाम यात्रा है, वहीं दूसरी ओर जो सौहार्द है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आखिरकार इस पत्र को लिखे जाने की क्या जरूरत है? क्या सरकार लापरवाही कर रही है या एक्टिव मोड पर नहीं है? संचित नहीं, देखिए सरकार की कोई लापरवाही तो नजर नहीं आती, लेकिन देखिए कि हर विषय को गंभीरता से लिया जाता है उत्तराखंड के अंदर। और आप देखिए कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़ के काफी चीजों में हिस्सा लेती हैं, और वो देखिए कि लगातार उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो उत्तराखंड के लोगों को प्रभावित करता है, तो उत्तराखंड की महिलाएं सबसे पहले उस मुद्दे के खिलाफ खड़ी होती है, चाहे वो सरकार का मुद्दा हो, चाहे वो किसी और चीज का मुद्दा हो। विरोध करने का काम जो उत्तराखंड के अंदर कोई गलत अगर कार्य सरकार भी कर रही है तो उसका भी विरोध महिलाएं करती है। देखिए इसी कड़ी में इस महिलाएं ने जो विरोध किया है उसका निश्चित तौर पर संज्ञान लिया जाएगा, और लापरवाही की जो बात देखना होगा कि नयनतारा सहगल के पत्र के बाद जो सरकार है वो किस तरह की जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आएगी। चलिए संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने पर्वतीय मार्गों पर वाहन के संचालन की अवधि 4 घंटे तक बढ़ा दी है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों के संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। अभी तक सुबह 6 से रात 8 बजे तक ही वाहनों के संचालन की अनुमति थी, जहां परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान के मुताबिक वर्तमान में चारधाम यात्रा के लिए यात्रा चेक पोस्टों का सुचारू रूप से संचालन शुरू हो गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग में काफी सुधार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाखा चौधरी जुड़ी हैं जो कि जानकारी देंगी। विशाखा, हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा, वहीं दूसरी ओर जो गाड़ियां हैं, जो परिवहन है, उनके आने जाने का जो टाइमिंग है, जो समय है, उसे बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से चारधाम यात्रा आयोजित की जा रही है उसके बाद जो कहीं ना कहीं क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे में जिस तरह से संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो लगातार बढ़ रही है। पंजीकरण की संख्या जो है वो आपने पहले से ही जिस तरह से आपने देखा होगा कि आखिरकार 2.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो अपना पंजीकरण करा चुके हैं, तो वो 2.5 लाख के अलावा भी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से वाहनों की संख्या में दिक्कत रहेगी, उसको देखते हुए शासन ने ये जो समय अंतराल में हम कह सकते हैं कि बढ़ाया है, ताकि सभी पहाड़ी क्षेत्र जो रास्ता है उस पर कहीं भी भीड़ भाड़ की स्थिति ना हो, कहीं भी जो आपाधापी की स्थिति है वो ना बने, ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो। इसीलिए आराम से जो सभी वाहन है इन क्षेत्रों से गुजरकर चारधाम यात्रा तक, चारों धामों तक पहुंचे, दर्शन कर पाए, इसीलिए जो समय अवधि है वो बढ़ाई गई है। और समय अवधि को बढ़ाने से पहले जो तमाम चीजें हैं वो की गई है। चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी पुख्ता किया जा सके। केवल समय अंतराल ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि चेक पोस्टों की जो संख्या उसको बढ़ाया गया है, उसकी दुरुस्त किया गया है। सभी चेक पोस्टों को जो नहीं बने थे उनको बनाया गया है, जो खस्ता हाल में थे उनकी मरम्मत की गई है। तो तमाम चीजें जो चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है। पर्वतीय इलाके और इस बीच जब जो वाहन हैं, जो गाड़ी है, उनको लेकर, समय को लेकर जब ये फैसला लिया गया है, क्योंकि रात का समय है और जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो ऐसे समय पर जो संभावना है वो ज्यादा बनती है, तो क्या और खास जो पुख्ता तैयारी है सरकार की ओर से की जा रही है? विशाखा। बिल्कुल पूजा, देखिए पहाड़ी रास्तों को देखते हुए ही, क्योंकि पहाड़ में केवल दुर्घटना जो है वो जल्दबाजी में या कहिए कि अब भीड़ की स्थिति के कारण होती है, ओवर स्पीड के कारण होती है, सब चीजें जो है वो देखी जाती है। ऐसे में कहीं भी जो वही भीड़ भाड़ की स्थिति ना हो उसको देखते हुए समय अंतराल बढ़ाया गया है, ताकि वाहन जो है वो बिना जल्दीबाजी के किए हुए जो सभी श्रद्धालु हैं वो अपने वाहनों को आराम से नॉर्मल स्पीड के तहत, हालांकि जो स्पीड है वो तय मानक के अनुरूप ही पहाड़ों में जो गाड़ी है वो चलानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस तरह से स्थिति है वो सामान्य रहे, भी आराम से जो श्रद्धालु हैं जो देश भर से पहुंचते हैं अपने अपने वाहनों के साथ, वो बहुत ही आराम से चारों धामों तक पहुंचते, कहीं भी
समय अंतराल को लेकर, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में ये रहता है कि बात जारी नहीं किया जाएगा, उसको लेकर पहले से जल्दबाजी की जाती है, वहां पर घटना की जो संभावनाएं है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो तमाम चेंजेस है, बदलाव किए गए हैं। जी, समय को लेकर तो जानकारी सामने आ रही है कि 10 बजे तक ये अलाउड किया गया है, फैसला लिया गया है, पर इसके बावजूद भी जो टाइम है उसका कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से जो समय अंतराल है उसके बाद जाहिर तौर पर सभी चेक पोस्टों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि उसके बाद वहां से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से निषेध होगी, वहां पर बंद कर दिया जाएगा और किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि समय अंतराल जो बनाया है, बढ़ाया गया है, उसके अनुरूप जिस तरह से जो भी स्थिति है उसको पूरी तरह से संभालने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे के जो नियम जो कायदे कानून है उनकी भी पूरी जो पालन की जो SOP अभी बनाई गई है कि किस तरह से चेक पोस्ट पे जिस समय अंतराल से वाहन रोक दिए जाएंगे उसके बाद किसी वाहन की एंट्री जो है। पर विशाखा देखिए ना, कटीले पर्वत हैं और घने जंगल हैं और ऐसे से गुजरती हुई गाड़ियां जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो भी होने की संभावना है। क्या इसको और पुख्ता करने के लिए वहां पर जो लाइट्स है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है? देखिए बिल्कुल पूजा, जो ऑल वेदर रोड है उत्तराखंड का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम स्टेट कहा जाता है ऑल वेदर रोड, उसके तहत चारधाम जो सड़कें हैं वो पिछले 5 सालों से अधिक का जो समय है उससे लगातार जो उन सड़कों का निर्माण वो किया जा रहा है। और फिलहाल चारधाम की स्थिति खासतौर पर अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो इतनी सुगम जो सड़कें हैं वो बना दी गई हैं, हेली सेवा उपलब्ध है कि कहीं पर भी जो श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, जिस तरह से केदारनाथ धाम का तो चारधाम यात्रा को लेकर, वाहनों को लेकर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और जो टाइमिंग है उसे अब 10 बजे तक बढ़ा दिया है, पहले ये टाइमिंग 8 बजे था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा चौधरी इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही गंगोत्री और यमुनोत्री में मौसम ने करवट ली और दोनों ही नहीं बल्कि चारों धाम तरबतर हुए। उत्तरकाशी जिले के अलावा बागेश्वर जिले में ओले गिरने की खबर है और साथ ही पिथौरागढ़ में भी बारिश हुई। इस बारिश से उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो उमस भरी गर्मी से परेशान थे और उन्हें भी जो जंगलों की आग से जूझने पर मजबूर थे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार तक पहाड़ों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, वहीं जंगलों की आग भी काबू में आ गई। वन विभाग के लिए बारिश किसी सौगात से कम नहीं रही। जिले में 17.50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली और इसका असर भी देखने को मिला है। कई लोगों की परेशानी बढ़ी है तो कई लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में जो एक मानसून सीजन होता है वो लगभग शुरू होने के नजदीक है और अब आप देख रही, मैं इसमें उत्तराखंड के शिक्षा निदेशालय खड़ा हूँ और ये मसूरी से कुछ ही दूरी पर है और आप देखेंगे कि यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि मैदानी इलाकों में उन्होंने कहा है कि भारी बारिश हो सकती है और उन्होंने सरकार को और जो DDMA होता है यानी जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनको भी सजग और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अगले 3 दिन पहाड़ों में मौसम काफी खराब रह सकता है, भारी बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई है पूजा। पर धीरेन्द्र, क्या लगता है कि मौसम बदलने से चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पूजा, मौसम बदलने का असर पूरे प्रदेश में पड़ता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वह चारधाम यात्रा ही होती है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो लैंडस्लाइडिंग जोन वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है और जैसे ही बरसात होती है तो वहाँ लैंडस्लाइड होने लगता है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसको खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है प्रशासन को। हालांकि इस बार सरकार ने काफी तैयारियां की हैं, जो डेंजर जोन और जो मोस्ट प्रोबेबली लैंडस्लाइडिंग जोन है वहां पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी मशीनें लगाई हैं कि उनको तत्काल अगर लैंडस्लाइडिंग से कोई मार्ग बंद होता है तो तत्काल खोला जा सके। इसके साथ ही जो यात्री है उनको समय से सूचना दे करके सुरक्षित स्थानों पर रोका जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब देखिए अगले 3 दिन में मौसम का किस तरह का मिजाज रहता है और किस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि उसने पूरी तैयारी की हुई है कि अगर मौसम खराब होता है
तो तीर्थयात्रियों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और धीरेन्द्र, एक और सवाल है कि वाहनों के संचालन को लेकर जो टाइमिंग है उसे बदला गया है, जो पहले 8 बजे था अब उसे 10 बजे कर दिया गया है, और इस बीच जब मौसम बदला है तो पर्वतीय इलाकों में सड़क जो हादसे होते हैं उनकी संभावना बढ़ती है। तो क्या लगता है जो ये टाइमिंग बदला गया है, क्या ये सही है या इसे बदले जाने की भी संभावना है या जरूरत है? बिल्कुल पूजा, देखिए जो परिवहन विभाग है और जो चारधाम यात्रा प्रशासन है उसने काफी डीप ऑब्जर्वेशन के बाद ये फैसला किया था कि जो वाहनों का समय है, क्योंकि पहाड़ों में रात में रिस्क ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा होता है, अगर लैंडस्लाइड होती है, बारिश की वजह से सड़कें बाधित होती हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उसको देखते हुए उन्होंने पहले 5 बजे से सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक की वाहन संचालन की अनुमति दी थी। लेकिन वाहन व्यवसाय के लोग जो है, जो अलग अलग महासंघ है वाहन व्यवसायियों के, उन्होंने इसका विरोध किया और इसको बताया कि तो देखिए मौसम भी करवट बदली है और इसका असर भी चारधाम यात्रा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार इसको लेकर क्या कुछ जो फैसले वो लेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको जानकारी दे दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। क्या कुछ कहा गया इसमें सुनिए। आज कांग्रेस भुगत रही है। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने, मानयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक नॉलेज शेयर एग्रीमेंट किया जिहदे नाल पंजाब दीयां वधियां जिहड़े स्कीम्स है दिल्ली च लागू होणगीਆਂ, दिल्ली दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं, उस पे ऑलरेडी क्लैरिटी हो गई है और इलेक्शन के दौरान भी ये मसला उठा था और हमारे मुख्यमंत्री जी जो ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम है, और उन्होंने कहा था जब दिल्ली सरकार के पास ये मसला आएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिवली उस पर विचार किया जाएगा। उनको मेरा सवाल है, जो लोग 7,000 करोड़ की रट लगा रहे हैं वो बताएं, ये बेबुनियाद आरोप लगाए ना, प्रूफ दें कहां सरकार ने कर्जा लिया है। ये सारे बेबुनियाद और झूठे आरोप है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा पंजाब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए डिफेम कर रहे हैं। मान साहब की सरकार, चाहे 1 MLA 1 पेंशन हो, किसानों को 1500 रुपए देने की बात हो, बिजली की बात हो, हर एक इश्यू पे नौकरियों की बात हो और जमीनें वापस लेने की बात हो, बहुत अच्छे फैसले कर रही है जिसके पंजाब के लोगों की उम्मीद भी थी और पंजाब के लोग उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर। एक लास्ट सवाल ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ क्या लगता है कि क्या वाकई किसान मनणगे? कई किसान साफ कह रहे नहीं, ये तो बड़ा औखा है, इसके नाल सानू बहुत लॉस होएगा, पानी की बचत नहीं होगी, ये क्योंकि बड़ा एक इशू है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों अपील की गई है किसानों को इस बार सीधी बिजाई करी जाए और पर एकड़ 1500 रुपया सरकार देगी। फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया किसी सरकार ने पानी और बिजली बचाने लई। अगर पंजाब के किसान और जिहड़ा टीचा रखा पंजाब सरकार ने 12 लाख हैक्टेयर इस बार सीधी बिजाई अगर हो जाए पंजाब तो 20,000 मेगावाट बिजली बच सकती है, 20,000 मेगावाट बिजली बचा सकते हैं और हजारां लखां लीटर पानी जेड़ा पंजाब का पानी 138 जिहड़े पानी के जोन है उस 110 के करीब डार्क जोन हो गया। अज पानी बचाने की लोड़ भी है, बिजली बचाने की लोड़ भी है, जमीन बचाने की लोड़ है और ये मैनूं लगता है भी असीं सारियां किसान जथेबंदियां, साडा NRI भाईचारा, साडे जिहड़े बाकी सोशल जथेबंदियां समाजिक जिहड़ियां हमेशा पंजाब दी पानी, पंजाब दी मिट्टी, पंजाब दी जवानी नूं बचाउण दीयां गल्लां करदियां, उन्हां नूं अपील करांगे कि सरकार दी इस मुहिम च पानी और बिजली बचाउण दी, मिट्टी बचाउण दी मुहिम च शामिल होण और वध तो वध किसानां नूं प्रेरित करन कि असीं सीधी बिजाई करिए, उहदे नाल पानी भी बचूगा, मिट्टी भी ठीक रहू, किसान का खर्चा जिहड़ा वो भी घट आऊगा और असीं किते ना किते एक स्टैप डाइवर्सिफिकेशन वाले पासे कंग साहब उनका सब कल आए सी कि एएसआर विधि लेके आए ने, हालांकि उन्होंने भी शलाघा की जिहड़ी सीधी बिजाई दा जिहड़ी गल कीती। डेफिनेटली
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ है, ऑयल सीड्स की गल है, ताकि ਅਸੀਂ डाइवर्सिफिकेशन वाले पासे जाइए। तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजदूरों के लिए नई योजना शुरू की है, जहां दिल्ली सरकार की इस योजना के माध्यम से दिल्ली के सभी श्रमिकों को फ्री बस पास मिलेगा और श्रमिक DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से श्रमिक निर्माण स्थल से अपने घर तक मुफ्त बस की यात्रा कर सकते हैं। इस योजना से बढ़ई, मिस्त्री, बिजली कर्मी, गार्ड और अन्य मजदूर लाभान्वित होंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सिसोदिया ने कुछ श्रमिकों को फ्री बस पास भी बांटे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए आज मुफ्त बस पास योजना शुरू की गई है। निर्माण स्थल पर काम कर रहे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, गार्ड और अन्य मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आज उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। सामान्यतः जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हमारे यहाँ ना हिंदी में खासतौर से आम भाषा में मजदूर उसको समझते हैं, फच्चर डाल दिया जाता है, कोई ठीक से ना करे काम। तो पहले यही सोचा कि भाई मजदूर हैं, फ्री में बस पास दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा करते हैं सीरियसनेस आने के लिए, ताकि कोई इधर उधर ना करे, 100 रुपए मजदूर से ले लेते हैं। जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था, कितने रुपए खर्च करते हो, तो किसी ने बोला जी मैं 3000 रुपए खर्च करता हूँ बस पास पे, बस किराए पे। किसी ने बोला जी 1200 रुपए, किसी ने बोला 40, 50, 60 हजार, 60, 70 रुपए रोजाना खर्च होते हैं। किसी ने बोला कि जी 800 रुपए का पास बना रखा है। मैंने अभी ब्रीफली लोगों से पूछा, तो कम से कम अगर पास भी बना रखा है तो 800, 900, 1000 रुपए तो खर्च होते ही हैं। तो आज इस पास की वजह से वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। लेकिन ये योजना सोची गई कि भाई पहले जब 800 रुपए बच रहे हैं या 3000 रुपए बच रहे हैं तो 100 रुपए का पास मजदूर से भी डलवा लो, 100 रुपए। फिर मैंने कहा क्यों डलवा लो यार, इस 100 रुपए के डलवाने के चक्कर में एक तो क्लर्क बिठाना पड़ेगा हर जगह, और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो मजदूरों की सेवा करेगा, और अच्छा आदमी नहीं हुआ तो सेवा करवा लेगा। तो 100 रुपए का नुकसान होने से मजदूरों की जिंदगी में सम्मान आ रहा हो, तो वो 100 रुपए का नुकसान सरकार को। इस बस पास की शहर को कौन खड़ा करता है? किसी भी शहर को वहां के निर्माण मजदूर खड़ा करते हैं। मतलब एक शहर और गांव में शायद सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं जहां पे ऑफिस चलते हैं, 10-10, 20-20 मंजिलों के फ्लैट्स के अपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।